अभिनेता का राजनेता बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दक्षिण में कहानी बिल्कुल अलग दिखती है और अब तमिलनाडु में एक नया सितारा राजनेता बन गया है। यहाँ सिर्फ एक ही शेर होगा। अभिनेता विजय, जिन्हें लाखों प्रशंसक थलपति के नाम से जानते हैं, 2026 के तमिलनाडु चुनावों से पहले पारंपरिक पार्टियों को औपचारिक रूप से चुनौती दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये जनता और शासकों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा होगा और यही हमारी विजय का मार्ग बनेगा। आइए मैं समझाती हूँ। तमिलनाडु में एक परंपरा है जहाँ सिनेमा और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है। सितारे पर्दे पर जीवन से बड़े हीरो की भूमिका निभाते हैं और वही लोकप्रियता अक्सर वोटों में बदल जाती है। मेरे दिल के बाशिंदों, यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से द्रविड़ आंदोलन से उत्पन्न हुई, जिसने सिनेमा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि सामाजिक राजनीतिक संदेशों का प्रसार किया जा सके और जन समर्थन जुटाया जा सके। द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जो विभिन्न पार्टियों में देखी जाती है। यह जातिगत पदानुक्रम और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ खड़ी है और सामाजिक न्याय, तमिल गर्व और कल्याण के लिए संघर्ष करती है। इसलिए जब अभिनेता खुद को आम आदमी के रक्षक के रूप में पेश करते थे तो उन्हें सिर्फ प्रशंसक ही नहीं बल्कि तैयार राजनीतिक कार्यकर्ता भी मिल जाते थे। विजय के मामले में उनके फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम ने 2021 के स्थानीय ग्रामीण निकाय चुनाव में कम से कम 115 सीटें जीती थीं। यह पहली बार था जब अभिनेता ने अपने फैन क्लब के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मेरा मार्केट गिर गया है या मैं रिटायर हो चुका हूँ या राजनीति में कोई जगह तलाश रहा हूँ। मैं आया हूँ एक फौज के साथ, इतनी बड़ी ताकत के साथ जो पहले कभी नहीं देखी गई। फिल्मी सितारों का करिश्माई और हद से बड़ा व्यक्तित्व उन्हें कई मतदाताओं की नज़र में स्वाभाविक राजनीतिक नेता बना देता है जो उनकी ऑन स्क्रीन आदर्शों से खुद को जोड़ते हैं। सामाजिक विषय तमिल फिल्मों में आम हैं, जैसे सूर्या की जय भीम और विजय की लियो। अदालतें एक मंदिर की तरह होनी है। सिनेमा और राजनीति के इस मेल ने एमजी, रामचंद्रन, करुणानिधि और जयललिता को मुख्यमंत्री बना दिया। MGR पहले सुपरस्टार थे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या AIADMK की स्थापना की। उनकी फिल्मों में उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में दिखाया गया, जिससे उन्हें मजबूत प्रशंसक और मतदाता आधार बनाने में मदद मिली। करुणानिधि पहले एक पटकथा लेखक थे और 1969 से 2011 के बीच कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद पूर्व अभिनेत्री जयललिता ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में 14 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की, लेकिन हर कोई सफल नहीं हुआ। कहा जाता है कि रजनीकांत की स्टार पावर ने 1996 के राज्य चुनावों में विपक्ष के पक्ष में माहौल बना दिया था, जब उन्होंने एक भाषण में कहा था, अगर जयललिता फिर से सत्ता में आई तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा सकते। लेकिन इससे उन्हें ज़्यादा राजनीतिक लाभ नहीं मिला। इसी के तहत उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की तैयारी के रूप में एक फैन क्लब शुरू किया, लेकिन उनकी राजनीतिक योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाईं। फिर हैं कमल हासन, जिन्होंने 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम की शुरुआत की, लेकिन 2021 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। असल में अभिनेता खुद भी वह सीट हार गए जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्हें 2025 में DMK के समर्थन से राज्यसभा के लिए चुना गया। मेरा नाम कमल हासन है। तो क्या विजय अगले MGR बनेंगे या अगले कमल? विजय ने 2024 में आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी तमिलगारी करगम की शुरुआत की। मैं जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर बनी दीवारें मिटाऊंगा। लेकिन उनकी नींव 2009 से ही बननी शुरू हो गई थी, जब उन्होंने आधिकारिक रूप से अपना फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम लॉन्च किया था। वह एक प्रमुख फिल्मी परिवार में पैदा हुए, जहां उनके पिता S.A. चंद्रशेखर निर्देशक थे और मां शोभा एक प्लेबैक सिंगर थीं। कहा जाता है कि उनके पिता ने उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में लॉन्च करके और उन्हें भूमिकाएं चुनने में मदद करके उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को आकार दिया। चंद्रशेखर के मन में अपने बेटे के लिए और भी बड़े सपने थे। हालांकि वे विजय को राजनीति में देखना चाहते थे, लेकिन कई बार ऐसी अटकलें लगीं कि विजय राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे 2012 में जब वे राहुल गांधी से मिले, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे। विजय ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का निमंत्रण मिला था और उन्होंने युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कांग्रेस नेता की सराहना की। 2013 में उनकी फिल्म थलाइवा की रिलीज के दौरान उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अटकलें फिर से सामने आईं। इसका टैगलाइन था टाइम टू लीड। फिल्म का विरोध करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने शहर के सिनेमा घरों को बम ब्लास्ट की धमकी दी। इसलिए जयललिता के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए इसकी रिलीज रोक दी।
ये फिल्म पूरे भारत में रिलीज हुई सिवाय विजय के गृह राज्य के। फैंस फिल्म देखने के लिए पड़ोसी राज्यों में चले गए और पायरेटेड कॉपियां भी फैलने लगीं। और विजय, जो उस समय केवल अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म की रिलीज के लिए विनती करते हुए एक वीडियो जारी किया। फिर अपनी मूल रिलीज तारीख के 11 दिन बाद थैया बिना टाइम टू लीड टैगलाइन के रिलीज हुई। इसके 7 साल बाद विजय एक और राजनीतिक विवाद में फंस गए और इस बार यह उनके माता पिता के साथ था। उनके पिता चंद्रशेखर ने उनके फैन क्लब विजय कल इयाकम को चुनाव आयोग में ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयाकम नामक एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कराया। यह 2020 की बात है, लेकिन विजय ने राजनीति में प्रवेश के विचार को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को सूचित करता हूं कि मेरे पिता द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी का मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, मैं अपने प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे पिता द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी में शामिल न हों और न ही उसके लिए काम करें। उस पार्टी और हमारे इयाकम के बीच कोई संबंध नहीं है। 2021 में उन्होंने अपने माता पिता और अन्य लोगों पर मुकदमा भी किया, जिसमें उन्होंने अपने नाम, अपनी तस्वीरों और अपने फैन क्लब के नाम को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की मांग की थी। फिर भी 3 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की, खुद को अपने परिवार की छाया से अलग करते हुए, और ब्रांड लव स्पेशलिस्ट से भी विशेष रूप से। लेकिन उनकी राजनीति की दिशा क्या थी? वही आदर्शवादी न्याय की भावना, जैसा कि उनकी फिल्मों में उनके किरदार दिखाए गए थे। उन्होंने कहा, यह बहुत सरल है, हर किसी के लिए सब कुछ, रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए खाना और आमदनी के लिए काम, बस इतना ही सरल। जब विवादास्पद मुद्दों की बात आई तो उन्होंने अपने विचार खुलकर साझा किए, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और NEET परीक्षा का विरोध करना, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ भेदभाव करती है। 2024 में रिपोर्ट्स के अनुसार विजय भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बन गए, उनकी 69वीं फिल्म जननायकन के साथ, जो उन आखिरी फिल्मों में से एक होगी जिन्हें वे पूरी तरह राजनीति में जाने से पहले करेंगे। कम से कम 40 साल और कम से कम 69 फिल्मों के बाद 51 वर्षीय विजय ने अपने करियर के शिखर पर राजनीतिक मैदान में कदम रखा। लेकिन क्या वे जयललिता और MGR की सफलता को दोहरा पाएंगे या अपने से पहले आए अन्य लोगों की तरह फीके पड़ जाएंगे? तमिलनाडु 2026 के चुनाव इसका फैसला करेंगे। मैं हमना हिसाम सिद्दीकी हूँ और मैं आपके लिए इस हफ्ते की खबरें लेकर आई हूँ ब्रूट के साथ।